इधर भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इधर भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2। डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये मान लेते हैं कि C1 जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। ओके। तो अब देखिए ये जो बीच में मैंने मेम्ब्रेन लगाई है ये ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन है। इसके जैसे कपड़ा लगा दिया कोई पतला सा। तो इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है, इधर भी सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट होगा सोल्यूट भी इधर जाएगा, सॉल्वेंट भी इधर जाएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा। इधर वाला जो हमारा सोल्यूट है ये भी इधर जाएगा और इधर वाला सॉल्वेंट भी इधर जाएगा। ठीक है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ना तो सोल्यूट को जाने से रोक पा रही है और ना ही सॉल्वेंट को जाने से रोक पा रही है। दोनों चीजें क्या हो रही हैं? एक्सचेंज हो रही है। गुड। अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यहाँ लिखो डिफ्यूजन। ठीक है, नाम सुना है इससे पहले कभी डिफ्यूजन का? क्या होता है डिफ्यूजन, बताओ। बोलो सागर, तुम बताओ। देखो कैमरा ऑन नहीं किया, माइक लगाया नहीं और काम जो है शुरू कर दिया। कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन किसने किया? तुमने। माइक क्यों नहीं लगवाया? रिकॉर्डिंग आवाज से फटी फटी आती है। चलिए अब लगा देते हैं। डिफ्यूजन के बारे में बताओ। डिफ्यूजन कहते हैं बेटा किसी भी सब्सटेंस को उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहने को, फ्लो को। लिखिए डिफ्यूजन, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है मुस्कान, समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने खुशबू लगा ली तो क्या होगा? अब मैंने कपड़े में लगाई तो यहाँ पे ज़्यादा है, उधर कम है, तो यहाँ से रहेगी फ्लो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न की वजह से ही सब्सटेंस क्या होते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये क्योंकि सबको फ्लो करने दे रही है तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है प्रोसेस डिफ्यूजन हो रहा है। ये वाला सोल्यूट भी जाने दे रहा है, ये वाला भी जाने दे रहा है, ठीक है, ये सॉल्वेंट भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ओके, बस नेट फ्लो किधर होगा बता सकते हैं? नेट फ्लो किधर होगा? नेट फ्लो किधर होगा? अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब इधर सोल्यूट ज़्यादा है तो नेट फ्लो इधर होगा सोल्यूट का। ठीक है, नेट फ्लो ऑफ सोल्यूट
ओके। और सॉल्वेंट का नेट फ्लो किधर होगा? सॉल्वेंट का इधर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तभी तो उसकी कंसंट्रेशन कम है। भाई किसी चीज की कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या है? सोल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा है। हाँ, तो यहां पर नेट फ्लो सॉल्वेंट का इधर है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इधर हो रहा है। ठीक है, चलिए गुड। सॉल कंसंट्रेशन को ही मोलैरिटी कहते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या है? सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी किस में? लीटर में। ठीक है, लीटर में। तो ये देखिए, कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से नेट फ्लो होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमने मेम्ब्रेन को कहा कि भाई तुम घटिया क्वालिटी की हो, हम लोग अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन लेते हैं। चलिए अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन ले ली। हम्म, हम्म, अब की बार मैंने अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन ले ली। ये रही सॉल्यूशन, फिर से वही है। ये मेरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, इधर कंसंट्रेशन C1, इधर C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, ये सब पुरानी बात है। ठीक है, ओके सर। अब ये जो अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन ली, तो इसने किया क्या? सोल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ये दोनों इधर जा रहे हैं। इधर का लिखते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट, ये इधर जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन ने क्या किया कि सोल्यूट को कहा कि भाई तुम्हारे पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तुम नहीं जा सकते। और यहाँ वाले सोल्यूट को भी कहा कि तुम भी नहीं जा सकते। ठीक है, इसने क्या किया? सोल्यूट को अलाउड नहीं किया, खाली सॉल्वेंट को कहा कि सॉल्वेंट तुम इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी, यानी अपने अंदर से इसने सिर्फ किसको अलाउ किया? सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को अलाउ नहीं किया। ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो होता है, बोलिए। हाँ, जितनी भी एनिमल मेम्ब्रेन होती हैं और प्लांट मेम्ब्रेन जो होती हैं, प्लांट मेम्ब्रेन वो सब की सब क्या होती हैं?
सेमी परमेबल होती है। सेल हर किसी चीज को थोड़ी जाने देती है, या स्किन हर चीज को थोड़ी जाने देती है। कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, सिलेक्टिव होती है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये वाली कंसंट्रेशन क्या है, C1 ज्यादा है और C2 कम है। तो C2 की कंसंट्रेशन का मतलब यानी सॉल्वेंट ज्यादा, सोल्यूट कम। तो नेट फ्लो यहां पर क्या होगा, नेट फ्लो यहां पर इधर से इधर होगा। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। पहले वाले फिनोमिना को हमने क्या कहा, जब दोनों चीज जा रही थी, डिफ्यूजन। इस वाले फिनोमिना को क्या कहेंगे, जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट जा रहा है, सोल्यूट नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। वेरी गुड, ऑस्मोसिस। क्लियर हुई बात। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन की वजह। अब यहां से निकल करके आएगी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक है। सॉल्वेंट का नेट फ्लो इधर हो रहा है, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे एक पंप लगा रहा हूं। हम्म हम्म ये मैंने पंप लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक पंप लगाया और साथ में उसमें लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन हमने, मालूम है क्या होता है, सिलेंडर के होता है, जिसके ज़रिए से हम इसके ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं। तो ये मैंने पिस्टन लगा दिया। तो क्या होगा इस पिस्टन के लगाने से, इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा इस पिस्टन के ऊपर, ज़रा बताइए। हाँ, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उतना ही तो प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो 1 atm हो जाएगा। तो इस पे लग रहा होगा कितना, 1 atm प्रेशर ये लग रहा है। ठीक है। अब इधर देखिए जरा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। इधर कम जा रहे हैं, इधर ज्यादा आ रहे हैं, तो नेट फ्लो इधर हो रहा है। मुझे क्या करना है कि इस फ्लो को रोकना है, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मुझे क्या करना है, इधर फ्लो होने से, नेट फ्लो से रोकना है। ठीक है। इधर मान लो 80 जा रहे थे, इधर 100 जा रहे थे, तो नेट किधर जा रहे हैं, नेट 20 का इधर फ्लो हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से इस जो 20 नेट इधर आ रहे हैं उनको भी क्या करना है, खत्म करना है। यानी 80 इधर जा रहे हैं तो 80 इधर आए, ये करना है, ताकि नेट फ्लो क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि एक प्रेशर और यहाँ पे लगा दूँगा। इस प्रेशर क्या करूँगा, पिस्टन के ज़रिए से एडिशनल एक प्रेशर और लगा दूँगा। वो प्रेशर P जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस बात को लिख लीजिए, डायग्राम अच्छे से बना लीजिए और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखिए। हो गया। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल और लिख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया Cu2FeCN6। ठीक है, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हो गया, चलें। तो क्या लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, हाँ सागर क्या लिखा, पढ़ के बताओ। अभी लिखा नहीं है, चलो लिखो। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, the minimum pressure required to stop the net flow of solvent molecule from their higher concentration to their lower concentration लिख लिया। ब्रैकेट में इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ऑस्मोसिस लिख लो ब्रैकेट में। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट क्लोज करके, नेक्स्ट, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रोसेस है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और इसी को रोकने को जितना प्रेशर चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। ओके, और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब दो तीन टर्म इसमें यूज होती हैं, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं,
लिखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, वो आइसोटोनिक कब कराएंगे? व्हेन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर हमें इक्वल प्रेशर अगर अप्लाई करना पड़ रहा है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा लिखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक। हाइपर, हाइपर माने ज्यादा होता है, ठीक है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लीजिए पहला वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट इज हाइपरटोनिक। तो पहला हाइपरटोनिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि पाई 1 को ज़्यादा प्रेशर चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ठीक है ना? है बेटा? हाँ, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा। हमने देखा था क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। चलिए, इसी में एक टर्म और है, हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऊपर वाला सॉल्यूशन जो है उसको हम हाइपोटोनिक भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइपोटोनिक क्या होगा, कब होगा? जब हम लिखेंगे कि पाई 2 इज लेस देन, नहीं लेस देन है ना, पाई 1। ठीक है, तो सेकेंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है, तो उल्टा, हाँ, तो दूसरा उसके क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? घूम गया था? अच्छा, देखो, चलो, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का और आइसोटोनिक का। ओके, तो यहाँ पे ये चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी फिनिश हो गई। अब हमको जो है क्या करना है, वेंट हॉफ फैक्टर, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, उसको करना है।
लिखिए, हेडिंग डालिए, वेंट हॉफ फैक्टर। ये भी बहुत आसान है। वेंट हॉफ फैक्टर, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये वेंट हॉफ फैक्टर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in solution divided by number of molecules before solution। मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं और आयंस। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ आ जाएगी। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। मान लीजिए मैंने लिया NaCl, ठीक है, तो जब ये पानी में नहीं डाला तो ये कितने मॉलिक्यूल हैं? एक मॉलिक्यूल लिया तो एक ही है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, पानी में डाल दिया, H2O, इसको डिसॉल्व कर दिया। तो अब मुझे बताइए कितने हो जाएंगे? Na पॉजिटिव एक्वस अलग हो जाएगा और Cl माइनस एक्वस अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉल्यूशन के बाहर जो थे वो तो एक मॉलिक्यूल था, और सॉल्यूशन में डलने के बाद ये दो मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है। MgCl2 ले लीजिए, इसका क्या होगा? सॉल्यूशन में डालने से पहले एक, और सॉल्यूशन में डालने के बाद Mg एक्वस क्या हो जाएगा? ये इसका ये एक रहेगा और Cl के दो हो जाएंगे, और ये तो खैर एक ही रहेगा। तो सॉल्यूशन में डालने के बाद कितने हो गए? दो। तो यहाँ से अगर मेरे से कहा जाए कि वेंट हॉफ फैक्टर आई बताओ, तो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा? आई, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए, इसीलिए इस फॉर्मूले को कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और आयंस को मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, स्पीशीज। ठीक है, इसमें दोनों आ जाएंगे, आयन भी और मॉलिक्यूल भी। आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद जितने आयंस या मॉलिक्यूल्स बने वो ऊपर, और डिसोसिएशन से पहले जितने थे वो नीचे, वही क्या कहलाते हैं? हाँ, तो सर ये बता तो दिया आपने, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन बताएगा? चेक करके बताओ मुस्कान, क्या लिखवाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में? सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, यानी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना?
क्वांटिटी और नंबर तो सेम ही चीज है ना। तो यहां पे बताओ कि जब इधर देखो, जब मैंने इनको पानी में डाला तो इनका नंबर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो जब नंबर इंक्रीज किया तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, हम समझ रहे थे कि हमने एक मॉलिक्यूल डाला है, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में गया तो वो दो की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं, इसलिए वो दो आयन बन गया तो नंबर, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी जो हमने चेक करी तो वो डबल हो गई थी। समझ गए। तो वो जो रिजल्ट हम सोच रहे थे थ्योरेटिकली कि हमने एक मॉलिक्यूल डाला तो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से आंसर आना चाहिए था, लेकिन वो आ रहा था दो के हिसाब से। तब हमने कहा कि ओहो, ये क्योंकि ब्रेक हो जा रहा है सॉल्यूशन में जाकर के दो आयंस में, तो इसलिए ये डबल आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई थी, एक्स बी, पहला तो ये था पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, ये क्या था बताइए, रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग तो ऊपर वाला है, खाली डिवाइड करेंगे तो ये था रिलेटिव लोअरिंग। इसको हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये सही आंसर आएगा। हाँ, पी ए कर दो, पी एस कर दो, पी टी कर दो, तीनों सेम थे, क्योंकि उसके अंदर पीबी का वेपर प्रेशर 0 था। ठीक है ना, इसलिए मैंने पी ए लिखा। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि पी ए लिख दिया है, पी एस लिख दिया। ठीक है ना, ये रहना चाहिए। क्या बताया था, पी ए इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू पी टी, ये तीनों बराबर हैं कब, जब पी बी इज इक्वल टू 0 है। पी बी 0 हो गया ना, इसलिए जो कुछ भी प्रेशर है वो एक ही वजह से है, पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये मैंने वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब ये रिजल्ट आएगा वो मेरा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर ये ऐसा सॉल्यूशन होता, ऐसा होता, मान लीजिए मैंने लिया चीनी, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, C6H12O6, ये है। इसको पानी में डाला H2O, तो क्या रहेगा, C6H12O6 यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। इसमें कोई चेंज नहीं आया तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पानी में डालने के बाद भी 1 और पानी में डालने से पहले भी 1, तो ये 1 ही है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज। इनका जब नंबर इंक्रीज हो जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर पे डिपेंड करती है, तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ क्या थी, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी। इसका फॉर्मूला क्या था, के बी मोलाल एलिवेशन है, मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इसका कांस्टेंट का नाम था, और इनटू मोलैलिटी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ। ऐसे ही तीसरी क्वांटिटी क्या थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, चेक करके बताओ, केबी का एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यही था। और इसमें क्या आएगा, इसमें के एफ आता है इंटू एम। इसको भी क्या करेंगे, आई वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। के एफ का क्या नाम था, मोलाल फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, मोलाल फ्रीजिंग कांस्टेंट, हाँ। और दूसरा क्या नाम था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
और तीसरा क्या हमने पढ़ी है, चौथी, पाई इज इक्वल टू आर सी टी। ठीक है, आर सी टी नाम सुना है और कहीं पे? हाँ, टूथ का रूट कैनाल करते हैं वहां पे भी आर सी टी वर्ड यूज करते हैं। हाँ ठीक है, रूट कैनाल ऑफ टीथ, मसूड़े में ड्रिलिंग करके आर्टिफिशियल टूथ लगा देते हैं। हाँ, तो ये हो गया रूट आर सी टी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने बता दिया। तो इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आई की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, जो डिसोसिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे यूरिया हो गया, और जैसे सुक्रोज हो गया। ठीक है। किसके किसके लिए वैरी नहीं करती है? ग्लूकोज है हमारे, उसमें आएगा यूरिया है और सुक्रोज है। ठीक है, इन सब के लिए चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया। अब आपको कहना चाहिए कि सर, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसको हम यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, डिसोसिएशन। देखो, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, आप जब इसको पानी में डालते हो तो ये क्या कर देता है, ये डाइमर बनाता है, डाइमेराइजेशन। पानी में जाकर के डाइमर बनाता है, यानी दो मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बना देता है, C डबल बॉन्ड OOH। ये हो गया एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल का शेप। अब देखो, C डबल बॉन्ड O, ये दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आया, OH, ये मॉलिक्यूल इधर से आया, और ये CH3। ये दो मॉलिक्यूल ने मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना दिया। सॉल्यूशन में जाकर के दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या हो जा रहे हैं, ग्रुपिंग कर ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए थे दो मॉलिक्यूल, और यहाँ पे सॉल्यूशन में मुझे कितना मिला, एक। अब मैं स्टडी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी तो स्टडी कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी लिख सकता हूं, और स्पीशीज इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, यहां पे एसोसिएशन हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन, ये, या फिर एसोसिएशन। तो एक फॉर्मूला दोनों का बना दे रहा हूं। ठीक है, डिसोसिएशन होगा तो भी काम करेगा फॉर्मूला, और एसोसिएशन होगा तो भी काम करेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज। अब इतना लंबा लिखने की बजाय मैंने क्या किया, पूरा इसकी जगह ये लिख दिया, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो बिफोर जो वैल्यू है वो 1 ही रहती है, चेंज जो हो रही है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद आ रही है। ठीक है, तो यहां पर बताइए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां के लिए आई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए
आई की वैल्यू क्या होगी, ये तो हो गई आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन ऊपर क्या आएगी वैल्यू 1 है, और बिफोर क्या आई है 2, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। यहाँ देखो ये वैल्यू 2 आई है, 3 आई है, ये क्या है, ये इज इक्वल टू 2 हो गई, ये इज इक्वल टू 3 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। तो जो मॉलिक्यूल होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 वाला होगा जो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, तो आई की जगह 1 आ जाएगा। 2 वाला होगा तो आई की जगह 2 आ जाएगा। 3 होगा तो आई की जगह 3 आ जाएगा। और ये आपको देख करके आना चाहिए कि मॉलिक्यूल ये वाला डिसोसिएट होगा या नहीं होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे NaCl है, MgCl2 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग उसको आयन में ब्रेक कर देंगे और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितने आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर नहीं, ये जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं ये वाले, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये वाले जो वैल्यू एग्जांपल दिए हैं, ये ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, हाँ। और ये वाले जो हैं एसोसिएट का यही एक एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। एसिटिक एसिड क्या बना देता है, डाइमर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइमेराइजेशन। तो ये क्या बना दिया इसने, ये इसने डाइमर बना दिया। दिस इज कॉल्ड डाइमर। दो मॉलिक्यूल जब मिल करके एक बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाइमर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेंट हॉफ फैक्टर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बस वेंट हॉफ फैक्टर में इतना ही पढ़ना था हम लोगों को। चलो एक दो का आप आई की वैल्यू निकाल करके बताओ। Al2SO4 थ्राइस, बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी जब सॉल्यूशन में डालेंगे। K4FeCN6, इसमें बताइए आई की वैल्यू क्या आएगी। आ गया, क्या आया बताइए, पहले के लिए आई की वैल्यू क्या आई सागर, बोलो। कौन कौन से आयन बनेंगे इससे, हैं? एक तो एल्यूमिनियम आएगा 3+, दूसरा सल्फेट आएगा 2-। ये आयन तो पहचान रहे हो। तो कितने एल्यूमिनियम के आयन आएंगे, 2 आएंगे ना। मैंने ये थोड़ी कहा है कि ये कितना टूट रहा है। जब मैंने ये नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100% ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 एल्यूमिनियम मिलेंगे और सल्फेट के कितने मिलेंगे, 3 है ना। ये 3 लगा हुआ है, ये रहा, तो 3 ये मिलेंगे। जितने एक मॉलिक्यूल में उतने मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, 1 से 5 मिले, टोटल 5। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 5, और बिफोर डिसोसिएशन 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ,
तो यहाँ पे देखो, आप शायद नहीं कर पाओ, इसको देखो। इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले आयंस होते हैं ये ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, ये एज इट इज रहता है। तो इसको आपको एज इट इज ही रखना है, FeCN6, ठीक है। और ये जो पोटेशियम आयन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो कितने पोटेशियम आयन है? 4। और पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है तो 4। अच्छा, यहाँ पे जब 4 हैं और एक पे 1 प्लस चार्ज है तो 4 पे कितने हो जाएंगे? 4। 4 प्लस चार्ज, तो इस वाले पूरे मॉलिक्यूल पे कितने चार्ज हो जाएंगे? 4 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से चार्ज बैलेंस हो गया। तो टोटल आयन यहाँ भी कितने मिल रहे हैं इससे? 4 तो ये मिल रहे हैं और 1 ये मिल रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 5/1, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला लिख लेना। ब्रैकेट वाले कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट जो होता है, जो ब्रैकेट में होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट या नेशन कंपाउंड। और इसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। चलिए, अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ। जनरल फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला क्या है उसके लिए भी पूछ लेता है। तो देखिए, उसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें, छोटा सा है। मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है AN, ठीक है, आप BN भी ले सकते हैं, CN भी ले सकते हैं। ये जब मैंने सॉल्यूशन में डाला, इसका बनाया, तो इसने N मॉलिक्यूल दिए A के, ठीक है। ये जो N जो है ये वही नंबर है जितने आयंस में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज तो ये है कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। कितना? 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो अभी तक जितने केस हमने पढ़े हैं वो 100% डिसोसिएशन के पढ़े हैं, सब के सब जितने मैंने डाले सारे ब्रेक हो गए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई का, I = N/1 है, यही बनेगा ना। लेकिन अगर ये N 100% डिसोसिएट ना करे, ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। कितनी मर्तबा हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम और डिफरेंट जगह पे किया है? अल्फा से करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मान लीजिए इसका मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो बोलिए क्या हो जाएगा? ये एक में से कितना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। तो ये 1 मोल ही तो मैंने लिया, या एक मॉलिक्यूल 1 मोल लिया, तो 1 मोल में से कितना टूटेगा? अल्फा टूटेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही होता है कि 1 मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं, कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अल्फा टूट रहे हैं तो कितने बनेंगे? बोलिए, ए कितने बनेंगे? बोलिए, अल्फा टूटा है तो क्या बनेगा? अल्फा बनेगा, अल्फा N बनेगा, ठीक है ना। अल्फा टूटेगा तो उस अल्फा का N टाइम्स ये बनेगा ना। ये अगर एक पूरा का पूरा टूटता तो क्या बनता? Na बनता। अभी अल्फा टूटा है तो अल्फा का क्या हो जाएगा? उसका N टाइम्स बनेगा, ठीक है, हाँ।
चलिए हाँ, इसको लिखिए। देखिए जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो ये कितना था 1 था, और ये कितना था 0 था। ठीक है, कोई चीज़ ब्रेक नहीं हुई। कुछ टाइम के बाद टाइम t इज इक्वल टू टी पर ये क्या हुआ, या इक्विलिब्रियम टाइम इसको कह दिए, जब जितना ये टूटना है टूट गया। हाँ, फिर से हो गया ये प्रॉब्लम। तो क्या हो गया ये, जब जितना टूटना था उतना टूट चुका, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, या जितना टूटेगा उतना वापस बन जाएगा। ओके, तो इस वक्त क्या हो गया, ये 1 माइनस अल्फा ब्रेक हो गया। तो कितना बनेगा, अल्फा इंटू एन, इसके आयन या ए के बन जाएंगे। चलिए, तो अब आई निकालिए, इस केस के लिए आई क्या होगा बताइए। हाँ, आई क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर, ये ब्रेक हो रहा है ना, एसोसिएशन नहीं हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक वाला डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितनी बन रही हैं स्पीशीज, यानी कितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में मौजूद है, एन अल्फा। एन अल्फा तो खाली इस वाले के मौजूद हैं, उसके भी तो बचे हुए हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई जो होता है टोटल नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल मौजूद है, वहां पर हम क्या क्यों नहीं वो वाला काउंट कर रहे थे बताइए, आई के लिए उधर वाला काउंट क्यों नहीं कर रहे थे, इसलिए कि उधर बचा ही नहीं था ना, सब कुछ टूट गया था। यहाँ पे हम लोग इसको दिमाग भी इधर नहीं लगा रहे थे। क्यों नहीं लगा रहे थे, कि ये मान के चल रहे थे कि ये पूरा का पूरा 100% ब्रेक हो जा रहा है ना, तो ये बचा कहाँ है, हैं? इस वाले में भी क्या हुआ है, ये 100% क्या हो गया है, एसोसिएशन हो गया है, और यहाँ पर 100% क्या हो गया है, 100% डिसोसिएशन हो गया है। तो भैया इधर जो है रिएक्टेंट साइड में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर तो 100% नहीं डिसोसिएट हुआ ना, तो इसलिए। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज खाली यही वाली थोड़ी है, ये जो बची हुई है जो डिसोसिएट नहीं हो पाई, ये भी तो उस नंबर में काउंट होगी। क्लियर हुई बात। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ये वाली स्पीशी 1 माइनस अल्फा प्लस ये वाली स्पीशी एन अल्फा। समझ में आई बात, हाँ, और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मैंने कितनी ली थी, 1 ली थी। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन कितनी ली थी, 1। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस अल्फा कॉमन लूंगा तो n-1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा आंसर। और देखिए, अल्फा कभी कभी पूछ लेता है, तो अल्फा अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया है, इस n को पहले लिख दिया है और ये -1 को बाद में लिख दिया, अल्फा को कॉमन कर लिया। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आएंगे तो i-1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
और ये जो अल्फा के साथ n-1 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये डिवीजन में आ जाएगा n-1, तो क्या बचेगा? अल्फा बचेगा। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कभी कभी क्या करेगा, आपको वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू दे देगा और कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन के बाद बन रहे हैं, ठीक है। ये n की वैल्यू दे देगा और अल्फा पूछ लेगा, तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और आई की वैल्यू निकालनी होगी तो ये आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ये हो गई मेरी आई की वैल्यू, ये हो गई मेरी अल्फा की वैल्यू। चलिए इसी तरीके से एसोसिएशन वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। एसोसिएशन वाला बनाइए, क्या किया जाए। हाँ यस, उसमें 100% एसोसिएट नहीं होगा। चलिए एसोसिएशन में क्या हुआ था, यहाँ पर है एसोसिएशन वाला, यहाँ पे ये देखिए, ये है एसोसिएशन वाला, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ए के मैंने n मॉलिक्यूल लिए और वो क्या हो रहे हैं, आफ्टर एसोसिएशन AN बना दे, ठीक है ना। यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल ले रहा हूँ वो सारे मिल करके क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। यही तो मैंने किया था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया और दोनों ने मिल करके एक मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे नंबर तो पता नहीं है तो मैं n मान लूंगा, वो सारे के सारे मिल करके क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको अल्फा की टर्म्स में लिखते हैं। अल्फा की टर्म्स में इसको लिखा जाए। हाँ, तो एट t इज इक्वल टू 0, ये 1 है, सॉरी ये क्या है, ये n है और ये 0 है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ठीक। ओके, और एट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, n मॉलिक्यूल में से कितने ब्रेक, कितने एसोसिएट होंगे, n अल्फा, ठीक है ना। अगर एक होता है तो एक अल्फा होता है, 2 होते हैं तो 2 अल्फा, 3 होते हैं तो 3 अल्फा, n होता है तो n अल्फा। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था। इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल के लिए अल्फा होती है, और यही 2 मोल हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बजाय यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएट कर रहा है। हाँ, इतने मॉलिक्यूल एसोसिएट करके AN बना दिया उन्होंने। हाँ जाहिर सी बात है, अब जो पूरे थोड़ी क्या कहते हैं एसोसिएट कर रहे हैं, जब अल्फा यूज कर लिया तो इसका मतलब पूरे नहीं कर रहे हैं ना। हाँ 100% कर रहे होते तब क्या होता, तब फिर हमें अल्फा की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो अल्फा 1 होता है। फॉर 100% अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, एसोसिएशन के लिए भी अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ये ज़रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला जाके आज रिवाइज करना, ठीक है। चलिए ये रिवाइज करना और इसके आगे का अपने आप लिखना, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कम से कम इसी बहाने रिवाइज करो। तो ये बताना ये कितना बनेगा और फिर उसके बाद
फॉर्मूला यूज़ करके आई की टर्म्स में लिखना। ये होमवर्क में है। तो चलिए यहाँ पे दी एंड होता है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया।